में हो रहे सर्वे के मामले में मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट कमिश्नर पर पक्षपात करने का आरोप लगा है। पक्षपात का आरोप लगा है, यह बड़ी खबर, और कमिश्नर को हटाने की मांग की गई है मुस्लिम पक्ष की तरफ से। और इस मामले में एक प्रार्थना पत्र कोर्ट में भी पेश किया गया। मुस्लिम पक्ष ने मांग की है कि कमिश्नर अजय कुमार की जगह कोर्ट किसी दूसरे वकील को नियुक्त करे ताकि न्याय हो सके। तो कोर्ट कमिश्नर अजय को हटाने की मांग, मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और उन्होंने कहा है कि उनको हटाइए ताकि न्याय हो सके। इस मामले में 2 बजे सुनवाई होगी और 3 बजे से सर्वे का काम आज एक बार फिर से शुरू होगा। आज क्या कंप्लीट वीडियोग्राफी हो पाती है या नहीं, ये देखना होगा, क्योंकि कल विरोध भी झेलना पड़ा था। जो टीम सर्वे करने के लिए पहुंची थी, कोर्ट के आदेश पर टीम सर्वे करने के लिए पहुंची थी, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद थी, मुस्तैद थी वहां पर पुलिस। लेकिन उसके बाद भी अब मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि जो कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं वो निष्पक्ष नहीं है, ऐसे में उनको हटाइए और तभी हम लोगों को न्याय मिलेगा। कोर्ट कमिश्नर के खिलाफ जो चिट्ठी लिखी गई, जो कोर्ट को भी भेजी गई है, वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आज तक पर आप इस चिट्ठी को देख रहे हैं, इस खत को देख रहे हैं। और आज फिर से सर्वे होगा। कल जुमे का दिन था और वहां पर नमाज अदा करने के लिए लोग पहुंच रहे थे, लेकिन उनको रोका गया। इस वक्त हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए। कुमार अभिषेक, जो चिट्ठी लिखी गई है, इस चिट्ठी में क्या क्या बातें लिखी गई, आखिर क्यों वो ये कह रहे हैं कि कोर्ट कमिश्नर को हटाया जाए? राजीव, ये सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी। देखिए राजीव, अभी जो कोर्ट में इन लोगों ने प्रार्थना पत्र दिया है वाराणसी के स्थानीय कोर्ट में, उसमें उन्होंने कहा है कि जो वकील कमिश्नर बनाए गए हैं वो जब कल आए थे पहले दिन का सर्वे करने, तो वो निष्पक्ष नहीं थे। उनकी निष्पक्षता पर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं और इसी वजह से उनका मानना है कि या तो दूसरा कोई कमिश्नर नियुक्त किया जाए, वकील कमिश्नर, या फिर खुद जो जज हैं वो आकर के सर्वे करें। तो आज इस मांग के प्रार्थना पत्र को लेकर लोगों ने अदालत में दाखिल की है और 2 बजे इस पर सुनवाई है। मैं बता दूं कि 3 बजे के आसपास सर्वे करने के लिए आज दोबारा उस टीम को पहुंचना है, लेकिन उसके पहले अदालत इस मसले को सुन सकती है। और साथ साथ सबसे बड़ा जो सवाल खड़ा किया गया है वो निष्पक्षता पर। यहाँ पर मैं थोड़ी आपको दिखा दूं कि यहाँ कुछ देर पहले अभी फ्लैग मार्च हो रहा था। कल इसी जगह पर बवाल की आशंका हुई थी, नारेबाजी हुई थी, लेकिन आज जो पुलिस है, स्थानीय पुलिस, उसने फ्लैग मार्च किया है। कुल मिलाकर के स्थिति इस वक्त तो यहाँ बिल्कुल सामान्य है, लेकिन तमाम नजरें राजीव इस वक्त टिकी हुई हैं कि 2 बजे जब कोर्ट इस पर सुनवाई करता है तो वो क्या उस पर कुमार अभिषेक, कल हमने देखा था कि थोड़ा विरोध का सामना करना पड़ा, वहां बैरिकेडिंग्स थी, वहां पर जो टीम पहुंची थी सर्वे के लिए बैरिकेडिंग के आगे नहीं जा सकी थी। क्या आज वहां कंप्लीट सर्वे हो सके, इसके लिए पुलिसिया इंतजाम है? क्या प्लानिंग, क्या तैयारियां हैं कि अगर विरोध हो तो उस परिस्थिति से कैसे निपटेगी? देखिए, पहले मैं आपको दृश्य दिखा दूं। आपको दूसरी तरफ पुलिस वालों का एक हुजूम जाता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल एक तरीके का ये छोटा फ्लैग मार्च आप कह सकते हैं, इसी जगह पर जहां पर कल तमाम लोग जुटे थे। दोनों पक्षों के बहुत सारे लोग कल जमा थे, नारेबाजी हुई थी। इस स्थान पर आज भी पुलिस का बंदोबस्त दिखाई दे रहा है, लेकिन कोई बहुत बड़े व्यापक पैमाने पर पुलिस की तैयारी यहां पर नहीं रखी गई है। किसी कोई पैरामिलिट्री फोर्स या इस तरह की कोई चीजें इस वक्त नहीं है। और आप इधर देखें तो पूरा का पूरा इलाका इस वक्त बिल्कुल सामान्य है। जो दर्शनार्थी हैं, श्रद्धालु हैं, वो सुबह से आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। जिन्हें मस्जिद में नमाज पढ़ने जाना है वो नमाज के लिए जा रहे हैं। लेकिन आज ठीक है कुमार अभिषेक, ज्ञानवापी मस्जिद का नया विवाद 7-8 साल पुराना है। 5 महिलाएं मां श्रृंगार गौरी की पूजा को लेकर कोर्ट पहुंची। अब कोर्ट सर्वे कराकर देखना चाहता है कि आखिर परिसर की सच्चाई क्या है।
काशी के ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर में जब सर्वे टीम पहुंची तो माहौल गर्म हो गया, नारेबाजी होने लगी। कोर्ट के आदेश पर दोपहर 3 बजे सर्वे शुरू होना था। 4 बजे काम शुरू हुआ और 2.5 घंटे के बाद पहले दिन का काम खत्म हो गया। आज फिर 3 बजे ज्ञानव्यापी परिसर में सर्वे शुरू होगा। कोर्ट कमिश्नर पूरी टीम के साथ फिर से मस्जिद परिसर जाएंगे। वकीलों के मुताबिक, जो कि हिंदू पक्ष के वकील हैं, उनके मुताबिक उन लोगों ने मस्जिद का जो परिसर है उसके भीतर भी प्रवेश करने की कोशिश की थी, लेकिन कल वो नहीं जा पाए थे, सूर्यास्त हो गया। आज 3 बजे के बाद एक बार फिर जो सर्वे के लिए जो वकील कमिश्नर हैं दोबारा जाएंगे और जो उम्मीद जताई जा रही है उसके मुताबिक ये सर्वे रविवार तक चल सकता है, जिसमें वीडियोग्राफी भी होगी। जो वादी हैं वो भी मौजूद रहेंगे और साथ साथ जो मस्जिद की कमेटी है उसके लोग भी वहां मौजूद रहेंगे। कल बड़ी तादाद में जुमे के दिन मुस्लिम बिरादरी के लोग नमाज पढ़ने आए थे। आज भी इस बात पर नजर रहेगी कि आखिर उस इलाके में का माहौल कैसा रहता है। पहले दिन कुछ ज्ञानव्यापी मस्जिद के हिस्सों की वीडियोग्राफी हुई, लेकिन बैरिकेडिंग के अंदर जाने को लेकर मुस्लिम पक्षों के भारी विरोध का सामना भी करना पड़ा। मुस्लिम पक्षों की दलील थी कि कोर्ट ने बैरिकेडिंग पार करने का आदेश नहीं दिया। उम्मीद है कि आज बैरिकेडिंग के अंदर सर्वे का काम होगा। हिंदू पक्ष का दावा है कि पहले दिन मस्जिद के पश्चिमी शोर की तरफ वीडियोग्राफी हुई, जिसमें कई देवी देवताओं की मूर्तियों के अवशेष मिले हैं। काफी भारी मात्रा में हिंदू सभ्यता के, हिंदू देवी देवताओं के चिन्ह मिले। मां श्रृंगार गौरी की जहां पे प्रतिमा पे पूजा की जाती है उसके विग्रह और सारी देवी देवताओं के चिन्ह मिले। वो सारी चीजें कमीशन के एडवोकेट कमिश्नर साहब ने, जो 2 कैमरामैन थे, उनकी नेतृत्व में उसको रिकॉर्ड किया। जो चबूतरा है उसकी कुछ वीडियोग्राफी कराई गई। उसके बाद कमिश्नर ज्ञानवापी मस्जिद का जो प्रवेश द्वार है उसको खुलवा करके अंदर जाने के लिए प्रयास किया, जिस पर मैंने अपना विरोध दर्ज करवाया और कहा गया, मैंने कहा कि कोर्ट का कोई इस तरह का आदेश नहीं है कि मन की बैरिकेडिंग के अंदर आप जाकर के उसका वीडियोग्राफी लें, लेकिन वकील कमिश्नर महोदय ने कहा कि मुझे ताला खुलवा करके उसकी वीडियोग्राफी लेने का आदेश है। 10 मई की डेडलाइन है। 10 मई तक सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में पेश करना है। उम्मीद की जा रही है कि रविवार को भी सर्वे का काम जारी रहेगा। कमिश्नर साहब आपको बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल जाएंगे। हमारे प्लेंट में है, सब कुछ है, हम अंदर तक जाएंगे। लेकिन जो वकील थे उन्होंने कहा था कि ये जी एकदम जाएंगे। वो ताखाना जो है, मंदिर का ताखाना है, उसमें जरूर जाएंगे। बड़ी खबर का रुख करते हैं। बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा की गिरफ्तारी के मामले में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई टल गई है। ये बड़ी खबर है, सुनवाई टल गई है। बीजेपी नेता तेजिंदर बग्गा को कल गिरफ्तार करने के लिए पंजाब पुलिस की टीम पहुंची थी। उनको ले जाया भी जा रहा था, लेकिन हरियाणा पुलिस ने रोक दिया, फिर वापस दिल्ली लाया गया। मामला पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट तक गया है। 10 मई को अब इस मामले की सुनवाई होगी। हाईकोर्ट में दाखिल की गई है 2 याचिकाएं। अब सुनवाई मंगलवार के दिन होगी, 10 तारीख को होगी। दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस को पार्टी बनाने की मांग की गई है। इस बीच में बीजेपी की दिल्ली में मुख्यमंत्री केजरीवाल को घेरने की पूरी तैयारियां हैं। दोपहर 3 बजे प्रदर्शन की तैयारियां हैं। सीएम आवास के बाहर आज बीजेपी नेता प्रदर्शन करेंगे। मामला जुड़ा हुआ है बीजेपी नेता बग्गा की गिरफ्तारी से। और अब बात करते हैं हैदराबाद बहाना, मकसद है मुस्लिम वोट पाना। तो हैदराबाद में सुल्ताना से शादी करने वाले नागराज की हत्या सुल्ताना के भाई ने कर दी। मुस्लिम महिला से शादी की कीमत जब नागराज को जान देकर चुकानी पड़ी तो लोगों ने पूछा, ओवैसी चुप क्यों है? अब ओवैसी ने इस पर अपनी चुप्पी तोड़ी है।
हैदराबाद में ईद मिलाद कार्यक्रम में हत्या की निंदा की, मगर मुसलमानों को लेकर उनकी सियासत यहां भी परवान चढ़ी। रिपोर्ट देखिए। वो जो वाकया सरूनगर में हुआ, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उसकी मजम्मत करती है, कंडेम करती है। इस लड़की ने अपने पसंद से शादी की, कानूनन उसको इजाजत है, कानूनन उसको इजाजत है, उसने शादी कर ली। तो उनके भाई को ये कोई जवाज उनके पास नहीं है कि वो जाकर उस बच्ची के शौहर का कत्ल करे। वो पसंद नहीं था, ठीक है, आप मुंह फेर लेना था, मैं पसंद नहीं है, ठीक है, जाओ तुम। मगर आपने जुल्म किया, गलत हरकत की और मजलिस इसका कंडेम करती। मगर आपको इख्तियार नहीं है कि आप जाकर उस बच्ची के शौहर को कत्ल कर दें। जुल्म है, ये याद रखो। डरो अल्लाह से। हैदराबाद में दलित नागराज और मुस्लिम सुल्ताना की शादी से खफा उसके भाई ने अपने दोस्त के साथ मिलकर नागराज की सरेराह हत्या कर दी। सवाल उठा कि हैदराबाद से मुसलमानों के हक में आवाज उठाने वाले ओवैसी चुप क्यों हैं? तो हैदराबाद में ओवैसी ने इस मुद्दे पर चुप्पी तोड़ी, तो साथ ही मीडिया से पीएम मोदी की चुप्पी पर सवाल कर दिया। मगर मीडिया के लोग क्या कर रहे हो? ओवैसी हर आदमी शुरू हो गया, हम क्या तुम्हारे भाईजान भूले भाई हैं? क्या ओवैसी क्या कर रहे? क्यों नहीं बोले ओवैसी अब तक? पूछो उनको क्या हो रहा है। ये मैं उनसे पूछ रहा हूं, मोदी नहीं बोलेंगे, आपके डैडी अब्बा नहीं बोलेंगे कुछ भी। जहांगीरपुरी के बारे में मोदी नहीं बोलेंगे वजीर आजम के तौर पर। आगे ओवैसी एक बार फिर मुस्लिम एजेंडे पर आ गए। मगर आप ये मत समझिए कि ओवैसी की बात हैदराबाद में नागराज की हत्या करने वाले सुल्ताना के भाई की निंदा करने तक सीमित थी। ओवैसी ने हिंदुओं और मुसलमानों की शादी के कानून का जिक्र कर इशारों में यह बताया कि अगर दो हिंदू महिला पुरुष शादी करें और दो मुस्लिम महिला और पुरुष, तभी दोनों शादियां वैलिड होती हैं। तो मुसलमानों में निकाह दो मुस्लिम मर्द और औरत में ही निकाह हो सकता है ना? ये एक्ट है, शरीयत एप्लीकेशन एक्ट। हिंदू मैरिज एक्ट में दो हिंदुओं के दरमियान शादी होती, चाहे स्पेशल मैरिज एक्ट का भी प्रोविजन उसमें है। यहां पर इस लड़की ने अपने पसंद से शादी की, कानूनन उसको इजाजत है, कानूनन उसको इजाजत है, उसने शादी कर ली। तो जब सुल्ताना और नागराज ने कानूनन शादी की तो फिर ओवैसी को इस वजह से दोनों धर्मों की शादियों का जिक्र करना पड़ा, ताकि उनके वोटर ये ना समझ लें कि ओवैसी दो धर्मों की शादी पर मुहर लगा रहे हैं। मगर ओवैसी साहब, आप सुल्ताना को भी सुन लीजिए। अगर आपको दो मुसलमानों की शादी ही जायज लगती है तो नागराज सुल्ताना की खातिर धर्म बदलने को भी तैयार था, मगर उसके घर वाले नहीं माने। लेकिन राजू ऐसा बोले कि उन्होंने भी मुस्लिम में कन्वर्ट होते बोले मेरे लिए, लेकिन फिर भी घर पे नहीं माने सर, मेरे भाई अकेले नहीं माने शादी के लिए। ऐसा इस वजह से क्योंकि नफरत सिर्फ एक तरफ से नहीं फैलाई जा रही है, और बात शायद हिंदू मुस्लिम की नहीं, नागराज का दलित होना भी शायद सुल्ताना के घर वालों को खटक रहा था। वहीं एक मुस्लिम के हाथों नागराज की हत्या ओवैसी की सियासत पर भी गहरी चोट है। समझिए कैसे। यूपी में हाल ही में हुए चुनाव में ओवैसी ने जन भागीदारी मोर्चा बनाया था। उन्होंने एक दलित को मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान किया था। वहीं बिहार में 2020 के चुनाव में उन्होंने बीएसपी के साथ गठबंधन किया था। दलित नागराज की हत्या ओवैसी के मुस्लिम दलित गठजोड़ पर भी तगड़ी चोट है, लिहाजा ओवैसी को इसकी निंदा करनी पड़ी। कानूनन जुर्म है, इस्लाम में बदतरीन जुर्म कत्ल है, बदतरीन जुर्म कत्ल है, याद रखो आप।
जो मासूम लोगों का कत्ल करता है, वो उसी हालत में अल्लाह के दरबार में खड़े होगा हिसाब किताब के दिन कि या अल्लाह ये फला शख्स मुझे मारा था, अब तू मेरा हिसाब कर। आपने क्यों मारा उस बच्चे को? मैं कंडेम करता हूं, खुला खुला बोल रहा हूं आपको। अब चाहे ओवैसी शादियों का एक्ट समझाते हुए इसकी कितनी ही निंदा करें, हैदराबाद में दो प्यार करने वालों का इतना भयानक अंजाम हुआ कि इस नफरत की वजह से कोई और सुल्ताना किसी नागराज के साथ शादी करने से पहले 100 बार सोचेगी। आशीष पांडे, हैदराबाद, आज तक। असदुद्दीन ओवैसी जो इन दिनों मुस्लिम कार्ड खेलने में जरा भी नहीं हिचकते, फिर मामला यूपी में बुलडोजर चलने का हो या एमपी में पत्थरबाजों के खिलाफ कार्रवाई का, ओवैसी पर हर घटना को मजहबी चश्मे से देखने के आरोप लगते हैं। इस बीच में तेलंगाना में चुनावी माहौल गर्म हुआ तो ओवैसी ने ईद मिलाप पर भी वोट का हिसाब किताब लगा लिया। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट करप्ट गवर्नमेंट। ये सबसे भ्रष्टाचारी सरकार है। तेलंगाना में 6 महीने बाद चुनाव है। महबूब नगर में 2 दिन पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने केसीआर की तेलंगाना सरकार पर जमकर प्रहार किए। वहीं अगले ही दिन राहुल गांधी ने वारंगल में टीआरएस को हराने की हुंकार भरी। टीआरएस को चुनाव में हराएंगे और सीधी कांग्रेस पार्टी और टीआरएस की लड़ाई होगी। इन सब के बीच ईद मिलन के मौके पर जब असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद में सामने आए तो उन्होंने तेलंगाना से लेकर महाराष्ट्र, बिहार, दिल्ली और यूपी तक में अपने सियासी मंसूबों को फिर से जाहिर कर दिया। और इसके लिए उनका मैसेज साफ था। मुसलमानों से ओवैसी ने कहा, अगर अपने खिलाफ नफरत के तूफान को थामना चाहते हो तो कथित सेकुलर पार्टियों का नहीं, AIMIM का नुमाइंदा चुनो। याद रखिए कि जब तक आप सियासी तौर पर अपने नुमाइंदों को कामयाब नहीं करेंगे, ना ये नाइंसाफी का दौर खत्म होगा। ये जो नफरत का तूफान हमारे सामने खड़ा है, ये जो बर्बादी के बादल हमारे सरों पर मंडला रहे हैं, जो लोग आज हमारे खून के प्यासे बन चुके हैं, जो हमको आईन में, संविधान में जो हुकूक दिए गए हैं, उन हुकूक को हमसे छीनना चाहते हैं। ओवैसी ने कानपुर के घाटमपुर में सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाए गए मदरसे पर बुलडोजर चलाए जाने की घटना का जिक्र करते हुए समाजवादी पार्टी के विधायक की चुप्पी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जब मुसलमान का घर टूटता है तो सब खामोश हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश में आज 100 साल से पुराना जामिअतुल अशरफिया मदरसे में 50 साल पुरानी एक इमारत को बुलडोजर से डिमोलिश कर दिया गया, मुनहदिम कर दिया गया। वहां का मुकाम रुकने असेंबली समाजवादी पार्टी का है, एक बयान तक नहीं देता। घर की हिफाजत या तो कुत्ता करता है या चपरासी करता है, तो कम से कम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को इन दोनों में से एक तो बना लो आप। जहांगीरपुरी में जब बुलडोजर चला तो ओवैसी वहां का हाल जानने पहुंचे। केजरीवाल पर निशाना साधा कि उनकी पार्टी का कोई नेता वहां क्यों नहीं पहुंचा। अब वो यूपी से एमपी तक बुलडोजर के अत्याचार को लेकर विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। जहांगीरपुरी दिल्ली में दिल्ली का बीजेपी का सदर खत लिखता है कि फुला फुला लोग पत्थर फेंक रहे थे, इनके घर को तोड़ दिया जाए। दूसरे दिन बुलडोजर पहुंच जाता है। कहां गए वो लोग? कोई नजर नहीं आया जहांगीरपुरी में। बिहार में मिली कामयाबी के बाद ओवैसी लाख अपील करें, मुस्लिम वोट उनके खाते में आने से कतरा रहा है। यूपी में 97 प्रत्याशी उतारे मगर जीत का आंकड़ा 0 रहा। पूरे सूबे में आधा फीसदी वोट भी नहीं मिला मगर ओवैसी का अरमान अभी बाकी है। डेमोक्रेसी के नाम पर वो बार बार केंद्र सरकार को संविधान का पाठ पढ़ाते हैं मगर मुस्लिम वोट की खातिर उनकी चिंता मजहब को लेकर कहीं ज्यादा बड़ी है। मेरा कल्चर, मेरा हिजाब, मेरी नमाज, मेरी दाढ़ी, मेरी शादी, मेरा तलाक आर्टिकल 29 का हिस्सा है। और फिर
संविधान के आइन के पार्ट 4 में क्या कहा गया कि दौलत पूरे मुल्क में बराबर बांटी जाए। ओवैसी ने ईद मिलाप के नाम पर यह बैठक बुलाई थी, मगर मकसद साफ था, अपनी सियासत को हैदराबाद से पूरे देश में मजबूत करना, और इसके लिए जरूरी था कि देश हित के मुद्दे भी उठाए जाएं। कोरोना को लेकर जारी WHO के आंकड़ों पर ओवैसी ने केंद्र सरकार को घेरा। WHO ने अब फिगर दिया है कि मुल्क में कोविड की पहली और दूसरी वेव में 40 लाख लोग मरे हैं। आप मेरे से पूछो, अगर मैं आपसे एक सवाल करूंगा, यहां पर जितने लोग बैठे हैं, आपके पड़ोस में अगर 4 घर हैं, उसमें से क्या हर घर में कोरोना की मौत नहीं हुई? कब्रिस्ताना भर गए, शमशान घाट में जलाने के लिए गाड़ियां ठहरती थी, मगर देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं नहीं नहीं, 40 लाख नहीं, सिर्फ 4 लाख चिल्लर मरे। करीब 1 घंटे की स्पीच में ओवैसी के निशाने पर कांग्रेस ही नहीं, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी रही। ये पार्टियां हैं जिन्हें मुस्लिम समुदाय अलग अलग राज्यों में बीजेपी के विकल्प के तौर पर देखता है। ओवैसी की नजर मुस्लिम वोटर्स को उनके खेमे से तोड़कर अपने पाले में लाने पर है। यही उनकी सियासत की कामयाबी की कसौटी है। ओवैसी का अहम फैक्टर यूपी चुनाव में भले ही न चल सका हो, लेकिन बिहार, महाराष्ट्र और तेलंगाना में मुस्लिम वोट के जरिए उन्होंने विधायक और सांसद बना लिए। उनकी पार्टी देश में 2 सांसदों के साथ इस वक्त है। उनकी पार्टी के 2 सांसद हैं। पहला तो खुद असदुद्दीन ओवैसी जो हैदराबाद से सांसद हैं, और दूसरे महाराष्ट्र के औरंगाबाद से हैं इम्तियाज जलील जो कि दूसरे सांसद हैं। 3 राज्यों में उनके विधायक हैं, महाराष्ट्र में 2, तेलंगाना में 7 और बिहार से उनके 5 विधायक आते हैं, जबकि देश में 2 सांसद खुद हैदराबाद से सांसद हैं असदुद्दीन ओवैसी। 2022 विधानसभा चुनाव में उन्होंने कुल 97 उम्मीदवार उतारे, लेकिन खाता खुल नहीं पाया। एक भी विधायक उनका जीत नहीं पाया। वोट प्रतिशत रहा 0.49%। पूरा जोर लगा दिया, लेकिन उनकी पार्टी को आधा फीसद वोट तक नहीं मिल सका। कांग्रेस और दूसरी पार्टियां उन्हें बीजेपी की बी टीम बताती हैं। कानून व्यवस्था खराब है। अपनी असफलताओं से ध्यान हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की पटकथा पर एक तरफ ओवैसी साहब, दूसरी तरफ राज ठाकरे जी जाने अनजाने वही कर रहे हैं कि जिससे प्रदेश को नफरत, सांप्रदायिकता की आग में झोंक दिया जाए।